Hello medicos, myself Urva Thakur. Welcome back to my YouTube channel MLT Learning Station. आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ वायरस का थर्ड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में कि टिश्यू कल्चर में हम वायरस को कैसे इनोकुलेट करते हैं, उसका कैसे कल्टीवेशन करवाते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कल्टीवेशन ऑफ वायरस का पार्ट 1 जिसमें हमने एनिमल इनोकुलेशन के बारे में जाना था कि एनिमल के अंदर हम वायरस को कैसे इंजेक्ट करवाते हैं, कैसे ग्रो करता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कल्टीवेशन ऑफ वायरस का सेकेंड पार्ट जिसमें हमने एम्ब्रियोटेड एग में वायरस को इनोकुलेट किया था तथा एम्ब्रियोनेटेड एग में हमने वायरस को कल्टीवेट करवाया था। आज हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ वायरस का थर्ड पार्ट जिसमें हम टिश्यू कल्चर में वायरस को इनोकुलेट कैसे करते हैं और किन किन तरीकों से करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं वायरस जो होते हैं वह लिविंग सेल्स में ही ग्रो कर सकते हैं। वायरस को ग्रो करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड होती है या लिविंग सेल की नीड होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले देखा था कि हमने एनिमल का यूज किया था। पहले जब इस सदी की शुरुआत हुई थी तब हमने एनिमल का सहारा लिया था वायरस को रेप्लिकेट करवाने के लिए। फिर हमने एम्ब्रियोनेटेड एग का यूज किया था, मतलब ऐसा अंडा जो फर्टाइल हो चुका है, जिसमें जान आ चुकी है, वह भी जीवित था, इसीलिए हम एम्ब्रियोनेटेड एग से काम बना लिए। उसके बाद एक और एडवांस टेक्निक निकली टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं वह सेल से मिलके बनते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो टिश्यू होती है वह छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल क्या होते हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ द्विगुणित होके अपनी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 द्विगुणन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो सभी जानते हैं। तो जो एक सेल होता है वह भी लिविंग टिश्यूज में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, जिसके अंदर वायरस इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर 3 टाइप्स आते हैं, ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन कल्चर की। ऑर्गन कल्चर अनिवार्य रूप से इसेंशियली टिश्यू के पीसेस होते हैं जिसमें टिश्यू की वास्तुकला और फिजियोलॉजिकल को बरकरार रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑर्गन कल्चर क्या होता है, यहाँ अनिवार्य रूप से इसेंशियल मतलब जरूरी टिश्यू के पीस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि टिश्यू की फिजियोलॉजिकल को बरकरार रखा जाता है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, सारी चीजों को बरकरार जैसा का वैसा बनाए रखा जाता है। ऑर्गन के ऐसे छोटे पीस को कुछ दिनों तक इनविट्रो में बनाए रखा जाता है। इनविट्रो मतलब वॉइल के अंदर उसे बरकरार रखा जाता है। कुछ खतरनाक वायरस की ग्रोथ के लिए ऑर्गन कल्चर आवश्यक है। ऑर्गन कल्चर का यूज हम वायरस की खतरनाक ग्रोथ, मतलब कुछ वायरस होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हम ऑर्गन कल्चर का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। राइनो वायरस और कोरोना वायरस को ग्रो करवाने के लिए हम ऑर्गन कल्चर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर क्या होता है, यह टेक्निक लेटेंट स्टेज में वायरस को आइसोलेट करने के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। टिश्यू पीसेस को प्लाज्मा या फिब्रिन क्लॉट की एक ड्रॉप में टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ जो है वायरस को आइसोलेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू का पीस लेते हैं जिसको फिब्रिन क्लॉट में या फिर प्लाज्मा की एक ड्रॉप को टिश्यू ट्यूब या पेट्री डिश में रखा जाता है। एक्सप्लांट कल्चर का यूज एडिनो वायरस के आइसोलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सेल कल्चर। ये हमारे टिश्यू कल्चर का थर्ड टाइप है, सेल कल्चर। सेल कल्चर मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिफाइन सेल कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वायरस के लिए सेल कल्चर का यूज करिए, या फिर सेल कल्चर के बारे में उसके टाइप्स के बारे में भी पूछा जाता है कि सेल कल्चर कितने टाइप का होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, हम सेल कल्चर की बात करते हैं। सेल कल्चर यह वायरस ग्रोथ के लिए सबसे वाइडली यूज की जाने वाली टेक्निक है।
मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है ये वायरस को ग्रो करवाने के लिए। ट्रिप्सिन जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की क्रिया से एक टिश्यू अपने कंपोनेंट सेल में अलग हो जाता है। वॉशिंग के बाद सेल को एसेंशियल अमीनो एसिड, विटामिन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड अ बफर युक्त ग्रोथ मीडियम में सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है फ्रेंड्स कि जो ट्रिप्सिन होता है वहाँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जब क्रिया में भाग लेते हैं तो वो टिश्यू को अलग अलग तोड़ देता है, जिससे क्या होता है टिश्यू सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो वो ऐसे मतलब टिश्यू अलग हो गया तो वहाँ हम उसका यूज हम सेल कल्चर बनाने के लिए कर सकते हैं। टिश्यू अलग हो गया मतलब वहाँ एक सेल में डिवाइड हो गया, क्योंकि सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है। तो सेल जो होती है हम उनका यूज करते हैं सेल कल्चर करने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर सेल में हम लोग किसी वायरस को ग्रो करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बैक्टीरियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। पीएच में चेंज का साइन मीडियम में शामिल फिनॉल रेड से होता है। इस ग्रोथ मीडियम में सेल सस्पेंशन फ्लास्क या ट्यूब में डिस्पेंस्ड किया जाता है। सेल कल्चर वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल्स को कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल कल्चर। सेल कल्चर कितने टाइप का होता है? तो सेल कल्चर जो होते हैं वह मेनली 3 टाइप से होते हैं: प्राइमरी सेल कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर एंड कंटिन्यूअस सेल कल्चर। अब हम इनके बारे में जानेंगे एक एक करके कि ये होता क्या है। प्राइमरी सेल कल्चर, यह सामान्य सेल है जो एनिमल एंड ह्यूमन सेल से प्राप्त होती है। प्राइमरी सेल कल्चर के लिए यूज होने वाली जो सेल होती है वह एक नॉर्मल सेल होती है जो हम एनिमल और ह्यूमन सेल से प्राप्त करते हैं। इन्हें एक ऑर्गन से प्रिपेयर किया जाता है जिसे स्मॉल पीसेस में काटा जाता है। इस लाइन का मीनिंग यह होता है फ्रेंड्स कि इसे एक ऑर्गन से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत से टिश्यूज मिलकर ऑर्गन का। जब हम ऑर्गन को तोड़ते हैं तो वह टिश्यू में कन्वर्ट होता है, देन हम जब टिश्यू को तोड़ते हैं तब वह एक सेल बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इन्हें एक ऑर्गन से प्रिपेयर किया जाता है जिसे स्मॉल पीसेस में काटा जाता है। एक एंजाइम ट्रिप्सिन एक एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाता है और फिर एक मोनोलेयर के लिए यूज किया जाता है। मोनोलेयर मतलब एक सिंगल लेयर, एक थिन लेयर। ठीक है, यहाँ कल्चर में लिमिटेड ग्रोथ करने के लिए कैपेबल होता है। ऐसे प्राइमरी सेल कल्चर से केवल कुछ सीरियल पैसेज ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया कि क्या हुआ यहाँ पे कि हम प्राइमरी सेल कल्चर करने के लिए एक नॉर्मल सेल का यूज करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी से ली हुई सेल या फिर एनिमल बॉडी से ली हुई एक सेल का यूज करते हैं जो सामान्य होती है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक ऑर्गन का यूज करते हैं, जो मतलब मान लीजिए कि हमें एक ऑर्गन का यूज कर रहे हैं, वो ऑर्गन है लीवर। लीवर का हमने एक छोटा सा सेक्शन कट किया, वहाँ हमारा हो जाएगा टिश्यू। अब उस टिश्यू से हम एक सेल प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि टिश्यू जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। उसको कट करने पर हमें एक सेल प्राप्त हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस सेल को हम एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे और एंजाइम के साथ ट्रीट करने के बाद उसकी एक मोनोलेयर प्रिपेयर करेंगे एक स्लाइड पर। यहाँ कल्चर में लिमिटेड ग्रोथ करने में कैपेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पहला दूसरा तीसरा करके यहाँ पे फिश दिया हुआ है। सेल एक ऑर्गन से प्राप्त की जाती है। ये एक सेल है जो ऑर्गन से प्राप्त की हुई है। ऑर्गन के पीसेस को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन रखा हुआ है जो एक एंजाइम है। इसमें हम ऑर्गन के पीस को ट्रीट करेंगे, देन ट्रिप्सिनाइज्ड सेल के सेल कल्चर फ्लास्क में एक न्यूट्रिएंट मीडियम में मोनोलेयर के रूप में विकसित करेंगे। जो दिख रहा है ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम है और हमने इसमें ट्रिप्सिनाइज्ड सेल से एक लेयर तैयार करी है जो मोनोलेयर है, मतलब सिंगल लेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर का यूज करने का एडवांटेज यह है कि सफिशिएंट एनिमल ग्रोथ अवेलेबल हो तो बड़ी संख्या में कल्चर प्रिपेयर की जा सकती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? प्राइमरी सेल कल्चर में डोनर एनिमल में लेटेंट वायरस हो सकता है, मतलब
प्राइमरी सेल कल्चर हम लोग जब करते हैं तो एनिमल में ही लेटेंट वायरस हो सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक नॉर्मल वे में इसका डायग्राम बनाया है अलग से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक सेल लेते हैं, यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, मतलब सेल्स को रख देते हैं और जो है ये इसका कल्चर मीडिया है कि इसमें ये डेड नहीं होंगी सेल। फिर इसके बाद ये सेल जो होती है वो ग्रोथ करती है, वहाँ फैलती है। जब वो सेल ग्रोथ करेंगी तब उसमें हम क्या करेंगे कि वायरस को ऐड कर देंगे, ऐड वायरस। फिर क्या करेंगे कि जो वायरस है इसको लिविंग सेल्स मिल गई, तो ये लिविंग सेल्स में जाने के बाद क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है रेप्लिकेशन टू वायरस। ये जो थी वो सेल्स थी, ये मीडियम था और उसके ऊपर वायरस ग्रो कर गया। तो ऐसे हमको वायरस की ग्रोथ मिलेंगी। और यहाँ पे लिखा है डेड सेल ग्रो वायरस। सेल्स होंगी वहाँ डेड हो जाएंगे और वायरस जो होंगे वहाँ ग्रो करने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमनली यूज होने वाली प्राइमरी सेल कल्चर में मंकी किडनी, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी एंड चिक एम्ब्रियो सेल कल्चर है। मतलब हम प्राइमरी सेल कल्चर प्रिपेयर करने के लिए किडनी का यूज करते हैं, जिसमें हम मंकी की किडनी को ले सकते हैं या फिर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी को लेते हैं, और चिक एम्ब्रियो सेल कल्चर का यूज करते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर एंटेरोवायरस, मायोक्सो एंड पैरामायोक्सो जैसे वायरस के आइसोलेशन के लिए यूजफुल है। इसका यूज बड़े पैमाने में वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मतलब हम प्राइमरी सेल कल्चर में जो वायरस का ग्रो करवाते हैं वहाँ हम क्यों करवाते हैं, ताकि हम वैक्सीन को प्रिपेयर कर सके, ताकि हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा डिप्लॉइड सेल कल्चर। डिप्लॉइड सेल कल्चर या फिर इसे सेमी कंटिन्यूअस सेल कल्चर और सेल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, इस कल्चर में मोस्टली एक ही टाइप की सेल्स होती है जो कल्चर के बुढ़ापे या मृत्यु से पहले 30 से 50 बार गुजर सकती है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग्स और किडनी के फाइब्रोब्लास्ट एक्सीलेंट डिप्लॉइड सेल स्ट्रेंथ बनाते हैं। उदाहरण के लिए MRC5, W138 फाइब्रोब्लास्ट स्ट्रेंथ है। डिप्लॉइड कल्चर को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर हुए सेल का एक पूल बनाए रखा जाता है। प्राइमरी सेल कल्चर के सीरियल पैसेज बनाए जाते हैं और प्रारंभिक 8 से 10 पैसेज के लार्ज पोर्शन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। रूटीन कल्चर में भी स्टार्ट लेटर, उदाहरण के लिए 15th पैसेज से, और सेम लाइन का यूज लगभग 13 पैसेज तक किया जा सकता है। जब डिप्लॉइड सेल स्ट्रेंथ मरने लगता है तो फ्रोजन पोर्शन से सब कल्चर को फिर से शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही सोर्स से सेल का यूज कई वर्षों तक स्थिर परिणाम देते हुए किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको इजी वे में समझ लीजिए कि क्या करते हैं। हम एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर सेल्स को ले लेते हैं। ये सेल्स पे हम कल्चर मीडिया को डालेंगे, फिर जो सेल्स है वह ग्रो करेगी। सेल ने ग्रो किया, इसमें हम क्या करेंगे कि जब ये सेल ग्रो कर जाएंगी तब इसी सेल को हम मोर देन 15 टाइम सब कल्चर करेंगे। मतलब जैसे हम लोग सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं कि आपने मान लीजिए कि एक ग्लास है, उसमें आपने नींबू पानी बनाया, जिसमें आपने 3 नींबू को एक साथ निचोड़ा एक ग्लास में। अब क्या करेंगे, उसी ग्लास से उससे आधा ग्लास दूसरी ग्लास में ले लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा और किसी और में ले लेंगे, फिर उससे और किसी और में ले लेंगे। मतलब ऐसा आप सब डिवाइड कर देंगे उसको। सेम वैसी ही प्रोसेस है इसकी। तो पहले हमने सेल लिया, सेल ग्रो किए, फिर सेल का जब ग्रोथ कंप्लीट हो गया तब उस सॉल्यूशन को मोर देन 15 टाइम्स हम उसका सब कल्चर कर सकते हैं। मतलब 50 बार उसका और यूज कर सकते हैं। यूज हो जाने के बाद हम उसकी पहले वाली प्रोसेस करेंगे कि उसमें यहाँ पे वो कर गया सेल में हम वायरस को ऐड कर देंगे। वायरस को ऐड करने के बाद वायरस इस सेल को डेड कर देगा और खुद रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस डिप्लॉइड सेल कल्चर में यही बताया गया है, उसी का लॉन्ग फॉर्म है। इसको हम शॉर्ट में एक और बार देख लेते हैं। किसी ऑर्गन से कलेक्टेड सेल, फिर उसके बाद उसका प्राइमरी कल्चर करेंगे। प्राइमरी कल्चर करने के बाद उसको सबसिक्वेंटली पैसेज में रखेंगे। प्रत्येक पैसेज से कुछ सेल लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होता है। लिक्विड नाइट्रोजन लेबोरेटरी यूज के लिए सेल लाइन। व्हेन सेल फ्रॉम स्टार्ट डाइंग, लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रेश पैसेज स्टार्ट किया जा सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, डिप्लॉयड सेल स्ट्रेंस का यूज़ कुछ वायरस के सिलेक्टिव आइसोलेशन एंड वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। इसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालोवायरस, वेरिसेला जोस्टर एंड राइनोवायरस शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा अभी डिप्लॉयड सेल कल्चर, जिसको हम सेमी कंटिन्यूअस सेल लाइन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस सेल लाइन कल्चर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस सेल्स को सीरियली अनिश्चित काल तक सब कल्चर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसा हमने देखा था कि सेमी कंटिन्यूअस में को ग्रोथ करवा रहे हैं और उसके बाद उसका 50 टाइम तक अलग से सब कल्चर कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको कंटिन्यूअस हम अनंत काल तक उसका सब कल्चर कर सकते हैं। क्या होता था कि सेमी कंटिन्यूअस लाइन कल्चर में 15 टाइम यूज करने के बाद सेल डेड होने लगती थी, इसीलिए कंटिन्यूअस सेल लाइन कल्चर में हम कैंसरस सेल का यूज किया, ताकि सेल का रेप्लिकेशन होता रहे और सेल कभी डेड ना हो। उसका सेल का रेप्लिकेशन पावर हाई होता है, इसीलिए हम कैंसरस सेल का यूज करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको अंतर समझ आया कि पहले हमने क्या किया था कि प्राइमरी सेल लाइन कल्चर प्रिपेयर किया था, उसके बाद उसको अलग से सब डिवाइड किया था 15 टाइम्स तक। अब वो 15 टाइम्स हम लोग सब डिवाइड न करके, मतलब 15 टाइम तो करेंगे ही, उसके बाद भी हम और ज़्यादा उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सेल लाइन कल्चर में यह होता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, इन सेल्स को सीरियली अनिश्चित काल तक सब कल्चर किया जाता है। कंटिन्यूअस सेल लाइन में एक मैलिग्नेंट कैरेक्टर होता है और क्रोमोसोम्स की संख्या ओरिजिनल होस्ट से भिन्न होती है। सेल को हेट्रोप्लॉइड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इन सेल्स की ग्रोथ रेट वेरी फास्ट होती है और कांटेक्ट अवरोध अनुपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो बताया है वो इजी वे में है, थोड़ा क्लिष्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंटिन्यूअस सेल लाइन कल्चर होता है उसमें एक मैलिग्नेंट कैरेक्टर होता है, मतलब कैंसरस टिश्यू में मैलिग्नेंसी पाई जाती है, ग्रो करती जाएंगी, उसकी अनवांटेड ग्रोथ होती जाएगी और क्रोमोसोम्स की संख्या ओरिजिनल होस्ट से भिन्न होंगी। ठीक है, सेल को हेट्रोप्लॉइड के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इन सेल की ग्रोथ रेट वेरी फास्ट होती है, मतलब इनकी सेल्स बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगती है और कांटेक्ट अवरोध अनुपस्थित होते हैं। कॉमनली लेबोरेटरी में यूज की जाने वाली कंटिन्यूअस सेल लाइन हेला ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर से प्रिपेयर किया जाता है, HEP2 ह्यूमन एपिथेलियल से प्रिपेयर किया जाता है, BHK21 बेबी हैमस्टर किडनी, RK13 रैबिट किडनी, वेरो एफ्रियन ग्रीन मंकी किडनी, इन सभी चीज़ों से प्रिपेयर किए जाते हैं ये कंटिन्यूअस सेल लाइन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कंटिन्यूअस सेल लाइन है उसके टाइप्स के बारे में सेकेंड ईयर BMLT सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में कि टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो उसमें हमारा आंसर में आएगा हेला, HEP2, BHK21, RK13 वेरो। ठीक है फ्रेंड्स, HEP2 एंड वेरो सेल आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोलियो वायरस, कॉक्सेसियाई वायरस, एडिनोवायरस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हेला, HEP2 एंड वेरो सेल्स का यूज हम कल्टीवेशन मतलब पोलियो वायरस के कल्टीवेशन के लिए करते हैं, कॉक्सेसियाई वायरस, एडिनोवायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कल्टीवेशन के लिए हम करते हैं। इसके अलावा हम रूबेला वायरस के आइसोलेशन के लिए BHK21 एंड RK13 का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि वैक्सीन के प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूअस सेल लाइन का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैंसरस सेल में विकसित वैक्सीन को सेफ नहीं माना जा सकता। इसका कंटिन्यूअस सेल लाइन का यूज़ हम सिर्फ वायरस के आइसोलेशन और कल्टीवेशन के लिए ही कर सकते हैं। इसका यूज़ हम वैक्सीन में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैंसरस टिश्यू से प्रिपेयर किया जाता है और रेप्लिकेशन की पावर होती है, इनमें वेरी फास्ट ग्रोथ करता है, इसीलिए कैंसरस सेल से विकसित वैक्सीन को सेफ नहीं माना जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर से आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।